बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मुबशर हसन। हम क्लास 9th चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिज्म, और कल हमने डिस्कस किया था SLO नंबर 7 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने दो पार्ट्स पढ़े थे उसके, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के लिए हम ज़रा ब्रीफ कर लेते हैं अगेन से कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है प्लस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ क्या क्या इस्तेमाल होता है वो भी हम देखते हैं। और इसके नतीजे में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है, प्लस वाटर भी बनता है। अब ये हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, बात कर रहे हैं सनलाइट, यानी कि सनलाइट होती है, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसके नतीजे में ग्लूकोज बनाया गया जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका हम देखते हैं कि जी हमने कहा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए और यहाँ पर 12 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बने हैं, और यहाँ पे वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल बने हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। फिर हमने कहा फोटोसिंथेसिस जो है इसके दो पार्ट्स हैं मेजरली। एक को हम कह रहे थे जी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शंस, और दूसरा हम क्या बोल रहे थे, नंबर सेकंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन नाम से ज़ाहिर है लाइट रिएक्शन, जिनकी लाइट की ज़रूरत होती है इसमें, और लाइट की वजह से ये क्या बनाता है, कुछ मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कह रहे थे कि ATP बनाता है प्लस NADPH2 बनाता है। फिर ये जो लाइट की मौजूदगी में मौजूद ATP और NADPH बने हैं, इनका इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में, और इसके नतीजे में क्या बनाया जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनाया जाता है। बेसिकली हम देखेंगे पहले G3P बनाया जाता है और देन इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। अब यहाँ पे इन ATP और NADPH का इस्तेमाल हुआ है। जो लाइट के अंदर एनर्जी थी वो एनर्जी सेव हो गई किसके अंदर, ATP के अंदर। अब ATP से एनर्जी ली जाएगी और वो G3P बनाए जाएंगे। अब देखिए डार्क रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट लाइट जो है इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कह रहे थे। कल हमने इनके डिफरेंसेस भी देखे थे। आज जो कल हमने लाइट रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था, आज हमने डार्क रिएक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है कि डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH का कैसे इस्तेमाल होता है और इससे G3P मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और फिर इससे ग्लूकोज कैसे बनता है। यहां पर हम डार्क रिएक्शन का जिक्र करेंगे। डार्क रिएक्शन, अब डार्क रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ नेम हैं। नंबर फर्स्ट हम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। नंबर सेकंड पे हम इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। नंबर 3 इनको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट थे, नाम है मेल्विन कैल्विन। ठीक है, मेल्विन और कैल्विन, मेल्विन कैल्विन और इसके कोलीग्स ने डिस्कवर किया था, सो दैट्स वाई इनको कैल्विन साइकिल भी नाम दिया जाता है। तो हमारा अब जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है,
इसके लिए हम देखेंगे ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे और इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। लॉन्ग क्वेश्चन तो डेफिनेटली सिंपल सा है कि डायरेक्ट रिएक्शन पे नोट आ सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ सकती है, कहा जा सकता है इसका फ्लो चार्ट बनाएं, या इसका साइकिल जो है वो सिंपली ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर हम देखेंगे इस डार्क रिएक्शन के अंदर आगे 4 फेजेस हमारी बुक में मेंशन हुई है, तो उनमें से कोई 1 या 2 फेजेस पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या है। इसकी 4 फेजेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, फेजेस इसकी 4 फेजेस हैं। कौन सी हैं उनको पहले एनालिस्ट कर लिया जाता है। नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, सिंपली हमारी बुक में कार्बन फिक्सेशन लिखा है तो हम कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कह सकते हैं। नंबर सेकंड पर हम लिखेंगे रिडक्शन, यानी कि इसकी जो दूसरी फेज है हम उसे कहते हैं रिडक्शन होगी। नंबर 3 पर जो तीसरी इसकी फेज है उसमें G3P की प्रोडक्शन है, जो बेसिकली हम पहले बात कर रहे थे कि G3P बनेगा, G3P प्रोडक्शन। एंड फोर्थ वन जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है पहली दफा, उस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है अगेन से, तो हम लिखेंगे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और यू कैन से RUBP। ये वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी पहली दफा और उसके बाद फिर रिडक्शन होगी, फिर G3P होगी और लास्ट पे अगेन से रीजनरेशन होगी RUBP की, ताकि मजीद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स हो सके। ये 4 फेजेज हैं। अब आपके पास एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जी आपने फेजेज ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है जी, फेजेज ऑफ केल्विन साइकिल, तो आपने इनको एनालिस्ट कर देना, तो आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब हम केल्विन साइकिल को ड्रा करते हैं। केल्विन साइकिल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट पे जिस बात का हमने जिक्र करना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। आए देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पे मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, मैं उसको लिख रहा हूं RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज देखें, अगर यहां पे हम बात करें, इसके पास 5 कार्बन नजर आ रही हैं, 5 कार्बन है, और इसके पास 2 फॉस्फेट है। कार्बन 5 है और 2 फॉस्फेट है। राइबुलोज एक पेंटोज शुगर है जो कि एक कीटो शुगर है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या इसमें होता क्या है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के लिए देखें जरा, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड, देखें याद रखिएगा इसके कितने 3 मॉलिक्यूल्स थे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट फिक्स होंगे किसके साथ, यहां पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, और यहां पर इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जाहिर सी बात है 6 कार्बन के। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल होता है, इमीडिएटली टूट जाता है। इसका नाम हमने नहीं अभी तक रखा क्योंकि ये फौरी तौर पे इसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते। अच्छा, ये हमारे पास देखें
पहला स्टेप था। इसके साथ दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहीं पर देखिएगा, ये मॉलिक्यूल फौरी तौर पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये मॉलिक्यूल टूटने के बाद देखें, ये 3 मॉलिक्यूल थे 6 कार्बन के। अगर इसको मैं मेंशन करूं, कुछ यूं लिख सकता हूं, एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन। अच्छा, अब डेफिनेटली आपको ये भी पता है इनके पास फॉस्फेट भी 2 हैं, एक इस साइड पर एक इस साइड पे। ये आपके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, 3 मॉलिक्यूल है, ये यहां पे ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये 6 मॉलिक्यूल बना देंगे। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं जी, 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं 3 कार्बन वाले। इसका एक नाम लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर, इसका नाम ये है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, और यू कैन से फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है। मॉलिक्यूल कितने हैं जी, 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं। पहले क्या थे, 3 मॉलिक्यूल थे 6 कार्बन वाले। अनस्टेबल था, इमीडिएटली टूट जाता था, इसलिए उसका नाम मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल, इसके साथ क्या होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 ATP आएंगे। यहां पे ATP जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर देखिएगा क्या हुआ है, 6 ATP इस्तेमाल हुए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं 6 ADP के अंदर, यानी कि हर एक से फॉस्फेट जो है इस मॉलिक्यूल को दे दिया गया। आपकी बुक में इसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम होता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो मैं नाम नहीं लिख रहा इसका। इसके बाद फिर से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट एक स्टेप से गुजरता है। यहां पर भी उसी तरह से 6 मॉलिक्यूल थे। मैं मेंशन कर देता हूं कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले, लेकिन अब इनके पास 2 फॉस्फेट थे। अच्छा, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसे हम कहते हैं G3P। होगा क्या है इसके अंदर, इसमें खास बात यह है कि यहां पर आएंगे 6NADPH2, कन्वर्ट हो जाएंगे 6NADP पॉजिटिव के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन दे दिए इन्होंने, यहां पे हाइड्रोजन दे दिए हैं, और यहां पे जो फॉस्फेट ऐड हुआ था वो निकल गया है। तो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर कि साथ क्या हुआ है, 6 फॉस्फेट भी निकल गए। अच्छा, अब देखें हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ है, तो इस फेज को हम क्या बोल रहे होते हैं, रिडक्शन। पहली फेज हमारी क्या थी, पहली फेज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थी। ये जो दूसरी फेज है हम इसको क्या लिख रहे हैं जी, रिडक्शन। ये आ गई रिडक्शन फेज, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज, रिडक्शन फेज। अच्छा, अब देखें यहां पर NADPH से हाइड्रोजन दाखिल हुआ है, तो हाइड्रोजन दाखिल होने से क्या होता है, हम कहते हैं रिडक्शन हो गई है। इसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बना है हम उसको क्या कह रहे हैं, G3P। G3P कितने बने हैं जी, 6 मॉलिक्यूल बने हैं, कितनी कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले। G3P स्टैंड फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। मैं नाम इसका मेंशन कर रहा हूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अच्छा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। इस 6 मॉलिक्यूल में से एक G3P जो है ना वो बाहर आ जाएगा, 1 G3P बाहर आ जाएगा। तो हमने कहा कितने G3P बाहर आ गए, 1 G3P बाहर आ गए। 5 G3P अभी भी मौजूद है। 6 G3P में से सिर्फ 1 G3P बाहर आया है। हमने ऑलरेडी बात की थी, ज़रा वापस चलते हैं कि हमने क्या बनाने हैं, डार्क रिएक्शन के अंदर G3P की फॉर्मेशन करनी है। G3P की हमने कहा डार्क रिएक्शन में G3P बनेंगे और फिर ये G3P इस्तेमाल होंगे ग्लूकोज बनाने के अंदर। वापस चलते हैं,
देखें जी, इस प्रोसेस के अंदर हमने कहा क्या बना लिया जी, हमने G3P सेल में बन चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बन रहे हैं। अच्छा, अब बाकी कितने G3P रह गए, हम इसकी बात की तरफ आते हैं। तो यहां पर 5 G3P मौजूद हैं। अभी G3P हमने कहा 5 G3P हैं, और आपको पता है कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। 5 G3P बाकी बच गए हैं, और यहाँ पर कितने बाहर निकले हैं, सिर्फ 1 G3P। अच्छा, अब 5 G3P मौजूद हैं। अब इन 5 G3P के साथ क्या होगा, इनकी होगी इंटर कन्वर्जन्स, इंटर कन्वर्जन होगी। ये पहले एक टाइप का मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर कन्वर्जन होगी, फिर दूसरी टाइप का मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर इंटर कन्वर्जन होगी, फिर ये तीसरी टाइप का मॉलिक्यूल बना देते हैं। वो क्या मॉलिक्यूल हैं, चूंकि हमारी बुक के अंदर उनके नाम डिस्कस नहीं है तो इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, यहां पर हमने देखना है कि एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी देखें, यहां पर 6 ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे, 6 ATP यहां पर इस्तेमाल हुए थे, और 3 ATP के मॉलिक्यूल यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये क्या बन के निकल रहे हैं, 3 ADP। तो ये पूरा एक कैल्विन साइकिल था। हम कैल्विन साइकिल में देखें क्या क्या जो है वो इनपुट थी, क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं। चलें जी, यहां पर देखते हैं नंबर फर्स्ट पर मैं कहता हूं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं। नंबर सेकंड पर मैं कहता हूं 9 ATP इस्तेमाल हुए हैं, और नंबर 3 पर हम कहते हैं कि 6 NADPH2 इस्तेमाल हुए हैं। ये इस्तेमाल हुए हैं यानी कि ये इनपुट्स हैं। आउटपुट के अंदर यहां पर देखें सिर्फ एक G3P यहां पर हासिल किया गया है, एक G3P। तो हमने याद रखना है कि इस पूरे डार्क रिएक्शन के अंदर जो हमारी इनपुट है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATP और 6 NADPH2 है, और आउटपुट में हमारे पास एक G3P बनता है। G3P चूंकि आपको पता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो एक G3P एक ग्लूकोज बनाने के लिए इनफ नहीं होता। इसका मतलब है साइकिल को रिपीट होना पड़ता है, 2 G3P बनेंगे फिर जाके एक ग्लूकोज बन सकेगा। तो मैं इस बात को मेंशन कर देता हूं। लेकिन ये एक हमारा डार्क रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट है, आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने इसको एज इट बनाना है, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि जी ये क्या है, G3P प्रोडक्शन है। यहां पर हम लिखेंगे, ये इसका तीसरा स्टेप था, G3P प्रोडक्शन। ये तीसरा स्टेप आ गया। अच्छा, और यहां पर आप देखें तो ये वाला हमारा 4th वन स्टेप है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन ऑफ मैं लिख रहा हूं RUBP। ये इसका 4th स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन, तीसरा क्या है, G3P प्रोडक्शन, और 4th वन क्या है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके साथ हमारा डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हमने ना कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग देखने हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो इफेक्ट करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इफेक्टिंग, दीज आर लिमिटिंग फैक्टर। नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूं जी, क्वेश्चन हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। अब हमने देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, लाइट। लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए ना, नाम से जाहिर है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होनी ही लाइट की मौजूदगी में है, लाइट के बगैर हो ही नहीं सकती। तो हम क्या लिखेंगे, लाइट के लिए 2 चीजें रिक्वायर होती हैं, एक लाइट इंटेंसिटी
दूसरी बात है लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। लाइट इंटेंसिटी देखें जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन रेट के। रिएक्शन रेट यहाँ पर हम फोटो सेंसर लिखेंगे, मैं रिएक्शन रेट ही मेंशन कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह ड्यूरेशन भी फोटो सेंसर्स यानी कि चूंकि रिएक्शन होता है तो लाइट ड्यूरेशन यानी कि फोटो पीरियड भी फोटो सेंसर के डायरेक्ट होता है। यानी कि जितना लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा होगा इतनी फोटो सेंसर ज़्यादा होगी, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इतनी फोटो सेंसर ज़्यादा होगी। तो लाइट ड्यूरेशन के लिए एक नाम लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर, स्पेसिफिकली मैं उसे लिख रहा हूँ फोटो पीरियड। फोटो पीरियड। तो पहला फैक्टर हमारा लाइट था। दूसरा हमारा जो फैक्टर है उसके लिए हम लिखते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए फोटोसेंसिस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में हमने ये बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, 12 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे और 7 हम कह रहे हैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसेंसिस ही नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फोटोसेंसिस कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है तो फोटोसेंसिस बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए भी हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो रिएक्शन रेट के यानी कि फोटोसेंसिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम लिखेंगे अप टू अ लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फोटोसेंसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पॉइजन काम करेगी, पॉइजनस हो जाएगी। तो ये दूसरी बात हमने कर ली है। तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं जी टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए जी टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन रेट के अंदर, फोटोसेंसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर ही बात करेंगे जो हमें फैक्टर चाहिए यहाँ पे, उसके हवाले से हम कहते हैं टेम्परेचर जो चाहिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट्स के लिए, फोटोसेंसिस के लिए जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब टेम्परेचर कम होगा रिएक्शन रेट कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर भी हम क्या लिख रहे हैं, टेम्परेचर रिएक्शन रेट यानी कि फोटोसेंसिस के डायरेक्ट रिलेशन में है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी। लिमिट क्या है जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है इस तक। इससे जब टेम्परेचर और बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक की हम बात करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में देखो फैक्टर द फैक्टरिंग 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो 3 हमारे पास फैक्टर मौजूद हैं। तो 1 बाय 1 हम लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हमारे 3 मार्क्स यहाँ पर भी मुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम वापस चलते हैं ये अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस एसओएल नंबर 7 है हमारा। हमने इसको पहले, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमने इसको डिफाइन करना है, इसको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर इसकी टाइप्स आ जाती हैं, लाइट रिएक्शन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है और डार्क रिएक्शन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ अगेन से, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इन दोनों में से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। लाइट रिएक्शन के लिए हमने कल देखा था, तो डार्क रिएक्शन के लिए अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। नंबर फर्स्ट इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो इसकी फेजेस थी, कितनी फेजेस हैं हमने बात कर ली। और एक कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, अब यहाँ पर हमने ना इसका फ्लो चार्ट बनाया है, इसका साइकिल बनाया है। अब इसका साइकिल जो है ना, ये खुद से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, देखें
मैं लिख रहा हूँ जी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है डार्क रिएक्शन पर। अब इसकी 4 फेजेज हैं, हमने इनको डिस्क्राइब करना है। पहली फेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज, देन रिडक्शन, देन G3P प्रोडक्शन एंड देन दिस वन। ये हम इनको राइट अप करेंगे और उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। बाज़ अगर हमारे पास 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो आएगा ड्रा केल्विन साइकिल। जब केल्विन साइकिल को ड्रा करना है 3 मार्क्स के लिए, तो सिर्फ आपने इसको ही ड्रा करना है। इसमें सिर्फ आप ये सारे कंटेंट लिखेंगे और इसकी फेजेस के नाम लिखेंगे, इसकी फेजेस को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फोटो सिस्टम, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। फैक्टर अफेक्टिंग लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने इनको अपनी नोटबुक्स पर एज ए ट्रायल राइट करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और याद करना है। आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप हमारे क्वेश्चन यूट्यूब पर आप लेफ्ट कर सकते हैं या जूम पे भी लेफ्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।